लोकतंत्र राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से हमेशा दो चार क्वेश्चन जरूर आते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को पूरी दुनिया ने अपनाया है, इसीलिए राजनीति विज्ञान में इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस वीडियो में हम लोकतंत्र की अवधारणा को प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे और इससे जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन में दिया है जेम्स ब्राइस, एल लॉवेल, जॉन सीले या ए बी डायसी। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, जॉन सीले। यह महत्वपूर्ण परिभाषा दोस्तों जॉन सीले की है। जॉन सीले ने कहा है दोस्तों कि जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने वोट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है जो शासन का संचालन करते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह कथन है जॉन सीले का। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह कथन जॉन सीले का है। अरस्तु ने कहा है कि लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है। तो यह भी क्वेश्चन में आया है, यह भी पूछा जाता है, आप इसको भी याद रखेंगे। आमंड और बर्बा ने प्रजातंत्र संस्कृति से संबंधित सुषुप्त श्वसान सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यह भी पूछा गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। रॉबर्ट मिचल्स ने गुटतंत्र का लौह नियम दिया है और डायसी का एक कथन है कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। तो यह भी पूछा जाता है, यह सब आगे आपको प्रश्न के रूप में मिलेगा, तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का नवशास्त्रीय सिद्धांत आवश्यक हो गया है। किस कारण से आवश्यक हुआ है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला, 19वीं शताब्दी में तकनीकी और शास्त्रीय खोजों के कारण। दूसरा है यूरोप में कामगारों की स्थिति में तेजी से गिरावट के कारण। तीसरा है मार्क्स की शिक्षाओं से क्रांति के भय के कारण। और चौथा है उपर्युक्त सभी के कारण। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, उपर्युक्त सभी के कारण। नवशास्त्रीय सिद्धांत के विकास में इन सभी कारणों ने अपना योगदान दिया है, तो आप उसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, यह वक्तव्य किसने दिया कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। ऑप्शन में दिया है डेविड ह्यूम, जे ब्राइस, आर.एम. मैकाइवर या सी.एच. कूले। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर है दोस्तों, मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा है दोस्तों कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, यानी कि नियमित समय पर चुनाव होता रहना चाहिए, सरकार चलाने वाले व्यक्तियों को बदलते रहना चाहिए। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, गतिशील होगा। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है, मैकाइवर का कथन है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यम एन राय द्वारा विकसित विचार को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया है उग्र मानवतावाद, लोकतांत्रिक मानवतावाद, लोकतांत्रिक साम्यवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, उग्र मानवतावाद। यमयन राय द्वारा विकसित विचार को उग्र मानवतावाद कहा जाता है। यमयन राय यानी कि मानवेंद्र नाथ राय। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, यमयन राय के संगठित लोकतंत्र में अंतिम शक्ति निहित होती है। किसमें निहित होती है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है राजनीतिक दलों में, लोगों में, चुने हुए लोकप्रिय स्थानीय समिति में या विशिष्ट वर्ग में। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, लोगों में। यमयन राय ने दोस्तों सच्चे लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को ठुकरा दिया है और सार्वजनिक मामलों में जनसाधारण को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए कहा है। इस प्रकार यमयन राय ने लोकतंत्र को संगठित लोकतंत्र कहा है। तो आप इसको याद रखेंगे। यमयन राय ने कहा है दोस्तों कि शासन में सर्वोच्च शिखर पर बैठा कोई व्यक्ति आदेश नहीं देगा, बल्कि शक्ति जनता की स्थानीय समितियों के हाथों में होगी। तो संगठित लोकतंत्र यमयन राय ने दिया है जिसमें अंतिम शक्ति व्यक्ति के हाथों में होती है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन में दिया है रूसो, डनिंग, डी टाकविले या जेम्स मेडिसन। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, डी टाकविले। डी टाकविले ने दोस्तों लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। स्वतंत्रता और समानता के बीच संघर्ष की स्थिति को लेकर इन्होंने विचार दिया है और कहा है कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। लोकतंत्र एक तरह से बहुमत का शासन स्थापित करता है जो बहुमत की निरंकुशता का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार डी टाकविले ने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक गलत है? ऑप्शन में दिया है पहला सामान्य कल्याण, दूसरा है प्राकृतिक समानता, तीसरा है राज्य के आधार के रूप में सहमति और चौथा है व्यक्तिगत संबंधों के निर्धारण में व्यक्ति के असंतरणीय अधिकार है। तो क्या सही होगा? रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा गलत है? रूसो ने दोस्तों प्राकृतिक समानता पर बात नहीं की है, रूसो ने प्राकृतिक असमानता पर बात करी है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। रूसो ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में दो तरह की असमानता की बात कही है। पहला है प्राकृतिक असमानता और दूसरा है व्यक्ति द्वारा पोषित असमानता। रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक असमानता को तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यक्ति के द्वारा जो असमानता उत्पन्न की जाती है उसको खत्म कर देना चाहिए। तो आप इसको याद रखेंगे। रूसो के लोकतंत्र के उदार सिद्धांत में प्राकृतिक असमानता पर बात कही गई है, ना कि प्राकृतिक समानता पर। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वसान सिद्धांत का आशय क्या है? ऑप्शन में दिया है पहला निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है और यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वसान सिद्धांत को दोस्तों आमंड और बर्बा के द्वारा दिया गया है। इन्होंने कहा है कि शासन में व्यक्तियों का निम्न सहभागिता सरकार के लिए संतोषप्रद है। तो आप इसको याद रखेंगे। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वसान सिद्धांत को आमंड और बर्बा के द्वारा दिया गया है। आमंड और बर्बा नागरिकों का शासन के मामलों में निम्न सहभागिता के रूप में इन्होंने व्यवस्था की है। यह सरकार के लिए बेहद संतोषप्रद होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और कारण के रूप में दिया है। कथन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उपक्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। और कारण आर है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा प्रग्रहण हो सकता है। तो क्या सही है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि पंचायती राज के द्वारा दोस्तों निर्धनता को कम करने की संभावना ज़्यादा है, ना कि कम है, इसलिए यह गलत है। देश से गरीबी को दूर करने के लिए और लोगों को राजनीति से जोड़ने के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की गई थी। और कारण आर है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों के द्वारा प्रग्रहण यानी कि उसको ग्रहण कर लिया जाता है। तो यह बात सही है। इकाइयों यानी कि गांवों में राजनीतिक सक्रियता जो है वह विशिष्ट वर्गों तक ही सिमट कर रह गई है। अभिजन यानी कि बड़े लोगों के द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता है और आम आदमी उससे वंचित हो जाता है। दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं को आरक्षण देने के बाद भी संपन्न और बड़े लोग हावी रहते हैं। ये लोग अपना आदमी खड़ा करके जितवा लेते हैं और अपने हिसाब से शासन चलाते हैं। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। पहला असत्य है परंतु दूसरा सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, किसका कथन है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, गैटल, अरस्तु और बोंदा। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, अरस्तु। अरस्तु ने शासन का वर्गीकरण किया है और लोकतंत्र को शासन का सबसे विकृत स्वरूप कहा है। अरस्तु ने कहा है कि बहुत से व्यक्तियों के शासन का सामान्य स्वरूप
मध्य वर्ग तंत्र है यानी कि पॉलिटी है, और उसका विकृत स्वरूप लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र शब्द का अर्थ अरस्तु ने भीड़ तंत्र के अर्थ में किया है, जिसे वह बहुसंख्यक मूर्खों, अज्ञानियों तथा स्वार्थी व्यक्तियों का शासन कहते हैं। उनका अत्याचार राजतंत्र और कुलीन तंत्र से भी ज़्यादा होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है, यह कथन है अरस्तु का। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। पॉलिटी यानी कि संवैधानिक राजतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन दिया है, किसने दिया है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है प्लेटो ने, अरस्तु ने, सिसरो ने या पॉलीबियस ने। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, अरस्तु ने। पॉलिटी यानी कि संवैधानिक राजतंत्र को अरस्तु ने राज्य का सर्वोत्तम स्वरूप माना है। इसमें मध्यम वर्ग के द्वारा शासन किया जाता है जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग को जोड़कर रखता है, इसीलिए क्रांति की संभावना कम रहती है। तो आप इसको याद रखेंगे, पॉलिटी यानी कि संवैधानिक राजतंत्र, संविधान के हिसाब से जो शासन चलाया जाता है उसी को अरस्तु ने पॉलिटी कहा है। अरस्तु के अनुसार वही सबसे अच्छी व्यवस्था है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा चिंतक लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन में दिया है लॉक, हॉब्स, कार्ल मार्क्स और जे.एस. मिल। निम्न में से कौन सा चिंतक उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? कौन नहीं जुड़ा है? हॉब्स नहीं जुड़ा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, न कि उदारवादी लोकतंत्र का। जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स और मिल ये सब लोकतांत्रिक उदारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। थॉमस हॉब्स दोस्तों स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच व्यक्तियों की सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देता है। वह किसी विशिष्ट शासन प्रणाली का विरोध या समर्थन नहीं करता है। उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? एक शक्तिशाली शासन की स्थापना करना था। इसीलिए उसने निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था की है, न कि उदारवादी लोकतंत्र की। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? ऑप्शन में दिया है सेवाइन, सीगल वेपर, लॉर्ड लोथियन या डनिंग। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, सीगल वेपर। वेपर ने दोस्तों मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है, एक भटका हुआ या झूठा लोकतंत्रवादी कहा है उसको। दरअसल जे.एस. मिल ने कहा था कि स्वतंत्रता की तरह लोकतंत्र भी सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए वेपर ने कहा है कि जो मिल है वह एक झूठे लोकतंत्र का समर्थक है। जे.एस. मिल ने पढ़े लिखे और विशिष्ट लोगों के लिए ज़्यादा वोट की वकालत करी है। इस पर वेपर ने कहा है कि बहुमत पर आधारित जनतंत्र एक झूठा जनतंत्र है, क्योंकि यह मनुष्य की बुद्धि तथा चरित्र के आधार पर अंतर की अवहेलना करता है। तो आप इसको याद रखेंगे, सीगल वेपर ने मिल को एक विरक्त यानी कि झूठा या भटका हुआ लोकतंत्रवादी कहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? ऑप्शन में दिया है मधुलिमे, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान सन 1975 में प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था और समग्र क्रांति का नारा दिया था। मधुलिमे एक समाजवादी नेता थे जो मुलायम सिंह और जिनेश्वर मिश्र के साथ काम करते थे। प्रजातंत्र के लिए नागरिक यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। ऑप्शन में दिया है गैलब्रेथ, मैकफरसन, कीन्स और रूजवेल्ट। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, गैलब्रेथ है। गैलब्रेथ की पुस्तक का नाम है द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट। इसमें इन्होंने कहा है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है।
पूछा हुआ क्वेश्चन है तो यह फिर आ सकता है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? ऑप्शन में दिया है एलेक्स डी टॉकविले, जे रूसो, जे.एस. मिल और ई.डब्ल्यू. नीट्से। यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में यहाँ आया था और मेरा सही था। क्यों? क्योंकि नीट्से एक समाजवादी विचारक है, यह हमको पता था। नीट्से एक समाजवादी विचारक है, ना कि लोकतंत्र का सिद्धांतकार। टॉकविले, रूसो और मिल ये सब लोकतंत्र के सिद्धांतकार थे। आप लोगों में से किसका यह क्वेश्चन सही था, कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तू ने प्रदर्शित किया कि बहुतंत्र यानी कि पॉलिटी का विकृत स्वरूप क्या है? ऑप्शन में दिया है अल्पतंत्र, निरंकुश तंत्र, लोकतंत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर है दोस्तों, लोकतंत्र। अभी ऊपर इस क्वेश्चन को हमने दूसरे तरह से पढ़ा है। अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तू ने प्रदर्शित किया है कि बहुतंत्र यानी कि पॉलिटी का विकृत रूप लोकतंत्र है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अरस्तू ने संविधान का वर्गीकरण दोस्तों शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर किया है। इन दो आधार पर किया है। बहुतंत्र यानी कि पॉलिटी को, जिसे अरस्तू मध्य वर्ग का शासन तंत्र कहता है, इसका अभिप्राय है जनता का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना चाहिए, संविधान के अनुरूप। जब इस प्रकार का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता है तो लोकतंत्र का विकृत रूप बन जाता है, जिसे अरस्तू भीड़ तंत्र यानी कि मोबोक्रेसी के अर्थ में अभिव्यक्त करता है। तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है? प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है लॉर्ड ब्राइस, डेविड बी ट्रूमैन, सी राइट मिल्स या हेरोल्ड लॉसवेल। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, डेविड बी ट्रूमैन। ट्रूमैन दोस्तों प्रजातंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है। आप इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर ट्रूमैन की पुस्तक का नाम है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है यह बताना है। ऑप्शन में दिया है लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डहल, लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण गायटानो मोस्का, लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण हीगल, और चौथा है लोकतंत्र का दक्षिणपंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंड। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, यही सुमेलित नहीं है। लोकतंत्र का कारपोरेट दृष्टिकोण यानी कि निगमकारी राज्य, इसकी उदाहरण दोस्तों फांसीवादियों ने दी थी, ना कि हीगल ने। हीगल जो है वह एक आदर्शवादी विचारक है, ना कि फांसीवादी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है, बाकी सब सही सुमेलित है। लोकतंत्र का बहुलवादी दृष्टिकोण रॉबर्ट डहल, यह सही सुमेलित है। लोकतंत्र का अभिजनवादी दृष्टिकोण गायटानो मोस्का का है, यह भी सुमेलित है। लोकतंत्र का नव दक्षिणपंथी दृष्टिकोण डेविड मार्कंड का है, यह भी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर होगा, जो सही सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस विचारक ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है? ऑप्शन में दिया है जे रूसो, कार्ल मार्क्स, ए बाकुनिन या जे मेडिसन। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, जे मेडिसन। जे मेडिसन ने दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के स्थान पर प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र का समर्थन किया है। जे मेडिसन जो है वह अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। इन्होंने प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का समर्थन किया है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। जे मेडिसन को दोस्तों फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे, हो सकता है यही पूछ लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है
लोक कल्याणकारी सिद्धांत आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है कुलीन तंत्रीय सिद्धांत पर, लोकतंत्री सिद्धांत पर, अराजकतावादी सिद्धांत पर या मार्क्सवादी सिद्धांत पर। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर। लोक कल्याणकारी सिद्धांत दोस्तों लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत पूंजीपतियों के ऊपर टैक्स लगाकर गरीबों के कल्याण के लिए उन पैसों से योजनाएं बनाई जाती हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? इसमें दिया है लोकतांत्रिक राज्य, लोकतांत्रिक सरकार, धर्म प्रधान राज्य या केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का एक माध्यम। तो क्या सही होगा? लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल शासन का स्वरूप ही नहीं है, यह जीवन का एक माध्यम है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है। लोकतंत्र शासन के स्वरूप के साथ साथ जीवन का एक माध्यम भी है। इसमें लोगों का विकास हो रहा है। राजतंत्र में केवल राजा अपना विकास करता था, जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। किनके हाथों में होती है यह बताना है। ऑप्शन में दिया है भीड़, जनता, राजनीतिक या लोक सेवा। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, जनता के हाथों में होती है अंतिम सत्ता लोकतंत्र में। दिल्ली पीजीटी 2014 और 2 बार जीआईसी में भी आया था। हो सकता है यूपी टीजीटी में डायरेक्ट आ जाए। आसान क्वेश्चन है, आप लगा भी लेंगे। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या दी गई है। अगर लोकतंत्र का अध्याय पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र 2 शब्दों लोक प्लस तंत्र से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा अत्यंत प्रसिद्ध है। जनतंत्र जो है वह जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन की यह परिभाषा लोकतंत्र की आधारशिला है। लोकतंत्र में जनता ही प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है और जनता ही अंतिम रूप से उत्तरदायी होती है। वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और अन्य देशों में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र पाया जाता है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में बाधा है। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में कौन बाधा है, इनमें से बताना है। इसमें दिया है स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल, निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली और सांप्रदायिकता का अभाव। तो क्या सही होगा? स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में क्या बाधा है? ऑप्शन नंबर सी वाला बाधा है दोस्तों, निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली स्वस्थ लोकतंत्र में बाधा है। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में बेहतर काम करे और इसको सुधारे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है वह इनमें से कौन है? ऑप्शन में दिया है संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक राजतंत्र या लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, लोकतांत्रिक गणतंत्र। प्रजातंत्र के लोकतांत्रिक गणतंत्र वाले प्रकार को दोस्तों भारत में अपनाया गया है। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य अपनाया गया है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य है तो आप इसको याद रखेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब यह है कि जो देश का प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति, उसका चुनाव होगा। देश की जनता प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि लोग देश के मुखिया का चुनाव करते हैं। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्यायुक्त विधान व्यवस्था से किसकी शक्ति में वृद्धि हुई है? ऑप्शन में दिया है
विधायिका, विधायी समितियां, जनपदाधिकारी और मंत्री परिषद। तो क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं सही होगा दोस्तों। प्रत्यायुक्त विधायन को प्रदत्त विधायन भी कहा जाता है। यह प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों से संबंधित है। इनमें से कोई भी विकल्प में नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा है, यानी कि इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है। आइए देखते हैं इसको। प्रत्यायोजित विधायन का अर्थ है कि विधानमंडल के द्वारा कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नियम बनाने की शक्ति दिया जाए। इसे प्रत्यायुक्त विधायन, अधीनस्थ विधायन या सहायक विधायन के नाम से भी जाना जाता है। संसद अपनी कानून निर्माण की शक्ति प्रशासन विभाग के अधिकारियों को प्रदान करती है और इस शक्ति के आधार पर इन अधिकारियों के द्वारा जिन नियमों का निर्माण करवाती है उसी को प्रदत्त विधायन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? कथन दिया है दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह पर बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी भी मधुर क्यों ना लगे। यह कथन किसका है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है C.D. बर्न, लॉर्ड ब्राइस, हेराल्ड जे लास्की या वाल्टर बेजहार्ट। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों, C.D. बर्न। यह महत्वपूर्ण कथन और परिभाषा C.D. बर्न की है। C.D. बर्न ने कहा है दोस्तों कि लोकतंत्र के व्यवहारिक रूप में कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन उनको दूर करना चाहिए। लोकतंत्र की जगह पर पुरानी व्यवस्थाओं यानी कि राजतंत्र या अधिनायक तंत्र को अपना लेना मूर्खता होगी। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। C.D. बर्न का यह कथन है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन में दिया है रॉबर्ट मिचेल्स, विल्फ्रेडो पेरोटो, गायटानो मोस्का या रेमो आरो। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, रॉबर्ट मिचेल्स यानी कि रॉबर्ट मिचेल्स। गुटतंत्र का लौह नियम दोस्तों रॉबर्ट मिचेल्स ने दिया था। गुटतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिचेल्स, इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। रॉबर्ट मिचेल्स ने कहा है कि लोकतंत्र को जनता का शासन कहा जाता है, लेकिन जनता शासन नहीं करती है। कुछ गिने चुने लोग ही शासन का संचालन करते हैं, जैसे कि मंत्रिमंडल के लोग। इनको ही अभिजन यानी कि सर्वे सर्वा कहा जाता है। लोकतंत्र में अभिजनों के शासन को गुटतंत्र की संज्ञा दी गई है। रॉबर्ट मिचेल्स ने इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। उनके अनुसार किसी भी तरह का मानव संगठन स्थापित कर देने पर उसका नियंत्रण अंततः एक छोटे से गुट के हाथों में आ जाता है, और यह बात लोकतंत्री शासन प्रणाली पर भी लागू होता है। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। लोकतंत्र में गुटतंत्र का लौह नियम जो है वह रॉबर्ट मिचेल्स ने दिया था। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक चिंतक विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन में दिया है विल्फ्रेडो पेरोटो, मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स या सभी तीन। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, सभी तीन। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का मतलब यह है कि शासन का संचालन कुछ विशिष्ट लोग करते हैं, ना कि पूरी जनता। लोकतंत्र में गुटतंत्र का लौह नियम और विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत यह सब लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत लोकतंत्र की आलोचना भी करते हैं और उसकी कमियों को उजागर भी करते हैं, जिनमें सुधार किया जाता है। तो हमारी आज की यह वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। हमारी वीडियो, हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।